नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार कैसे अपने प्रदेश के युवाओं के प्रति इतनी उदासीन और पत्थर दिल हो सकती है। जिस उम्मीद से छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं ने कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराई, उसके साथ ही बघेल सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदेश की जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस तेज़ी से नौकरियां निकल नहीं रही और सरकारी नौकरियां तो अब जैसे सूखती जा रही हैं। उससे भी बड़ी बात ये कि जो नौकरियां निकाली गई हैं, पिछले सालों में निकली हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अगस्त 2018 में निकाली गई 655 पुलिस भर्तियों की। इस भर्ती के लिए ना तो लिखित परीक्षा अभी तक हुई है और ना ही फिजिकल टेस्ट हुआ है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर अफसोस हुआ इस सरकार पर। दोस्तों, समझ नहीं आता कि भूपेश बघेल, जो कि खुद एक किसान परिवार से आते हैं, वो कैसे एक आम युवा का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे वो युवाओं की तकलीफ भूल गए हैं। जो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे, वो कुर्सी मिलते ही कैसे भूल गए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक मित्र दिनेश धैर्य ने हमें बताया है कि 2019 की शिक्षक भर्ती, 2020 में निकाली गई एसीएफ रेंजर की भर्ती, सहायक ग्रेड 3 की भर्ती, इन सब का भी कुछ भी पता नहीं है। मार्च 2021 में मंडी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई, लेकिन उसकी परीक्षा भी कोरोना के नाम पर टाल दी गई। अब कब ये परीक्षा होगी किसी को नहीं पता। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और अक्सर ऐसा विवाद पैदा कर दिया जाता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, जैसा कि इस बार स्टेट सर्विस के प्रीलिम्स परीक्षा में देखने को मिला, जिसके 20 प्रश्नों पर विवाद था और उसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। फैसला कब होगा पता नहीं, बस इंतज़ार कीजिए और उम्र गंवाते रहिए। सवाल है कि क्या सरकार नौकरी देना नहीं चाहती या उसकी कुछ मजबूरी है, उसके पास फंड्स की कमी है या कोई और कारण है। जितनी हमारी समझ है दोस्तों, उसके हिसाब से तो सरकार के लिए कोई मजबूरी नहीं है। आर्थिक रूप से ये राज्य दूसरों के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। अगर आप इसकी इकोनॉमिक कंडीशन पर गौर करेंगे तो करीब 10,000 करोड़ खनिज उत्पादन से उसको अच्छी खासी कमाई होती है। अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच 10,228 करोड़ का निवेश इस राज्य को मिला। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ छठी पायदान पर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप बिजनेस के लिए एक आदर्श वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि निवेशक आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम 98,281 रुपये है। 2018-19 के मुकाबले ये 6.3% ज़्यादा है। 2020-21 का जो बजट आया था, जो भूपेश बघेल ने बजट पेश किया था, उसमें शिक्षा के लिए 9% और पुलिस विभाग के लिए 8% की बढ़ोतरी की गई थी। पुलिस और शिक्षा दो ऐसे विभाग हैं जिनकी अनदेखी किसी भी प्रदेश के विकास पर सीधा असर डाल सकती है। वो इसलिए क्योंकि टीचरों की भर्ती नहीं होगी तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। खासकर दूर दराज ग्रामीण और आदिवासी इलाके छत्तीसगढ़ के जो हैं, वहाँ पर टीचर्स नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शिक्षा उनको मिलेगी। पुलिस बल की कमी होगी तो कानून व्यवस्था ख़राब होगी, उस पर असर पड़ेगा, उसकी व्यवस्था ख़राब होगी। फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब कोई भर्ती निकाली जाती है तो फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी बजटिंग करता है। एक एक बिंदु पर गौर किया जाता है। सरकार के खजाने पर कितना भार पड़ेगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, इन सब बिंदुओं का आकलन किया जाता है। उसके बाद वैकेंसी निकाली जाती है। रिक्तियों को लेकर उस डिपार्टमेंट पर कितना असर पड़ रहा है, उसके काम पर कितना असर पड़ रहा है, इन बातों पर भी गौर किया जाता है। इसलिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार के पास बजट की कमी है या बजट की दिक्कत। बड़ी बात यह है दोस्तों कि पुलिस विभाग एक ऐसा एरिया है जहां अगर पद रिक्त होगा
तो असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। जब कम लोग होंगे तो भार मौजूदा कर्मचारियों या जवानों पर पड़ेगा। उनके ड्यूटी के आवर्स यानी ड्यूटी के घंटे बढ़ेंगे, उनको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। कानून व्यवस्था में ढील होगी तो शायद जिस इंडस्ट्री को या जिन इन्वेस्टर्स को लुभाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, वो इन्वेस्टर भी आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपके प्रदेश में नहीं आएंगे। तो ऐसे में इसका चौतरफा असर देखने को मिलेगा। इसलिए आप कैसे इन नियुक्तियों को रोक कर रख सकते हैं, ये समझ से परे है। हमारे एक साथी सचिन कश्यप ने कमेंट में लिखा था कि 1500 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को 15 महीने में केवल 1.5 महीने काम मिला, लेकिन आज तक उनको फिर से नहीं बुलाया गया है। अतिथि टीचर्स यानी गेस्ट लेक्चर्स जो होते हैं, सरकार की सभी भर्ती नियुक्तियां और सारे प्रशासनिक काम चल रहे हैं, लेकिन शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। तो ये हाल शिक्षा विभाग का है। ऐसे ही एक मित्र हैं आनंद, उनका लिखना है कि DEF वेटिंग लिस्ट भी क्लियर नहीं की जा रही है, जबकि 2007, 2009, 2012 क्लियर हो चुके हैं और हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सूर्य नारायण ने लिखा है कि विद्यामितान शिक्षकों को नियमित करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उत्तम कुमार साहू ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में विद्यामितान शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। लेकिन कमाल की बात है कि सत्ता में आते ही भूपेश बघेल उन तमाम वादों को भूल गए। हमारे एक व्यूअर हैं सौरभ साहू, उन्होंने लिखा है कि 2017-18 में कांस्टेबल पद के लिए निकली भर्तियों का नतीजा 4 महीने पहले आया है। ज़्यादातर ज़िलों में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरियाबंद ज़िले में अब भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। ऐसे ही नंदू जी हैं, उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस 2017 भर्ती में आज तक हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई और पूछने पर यह बताया जा रहा है कि सूरजपुर वालों के लिए वित्त विभाग की तरफ से अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है वित्त विभाग की तरफ से अनुमति? तो सूरजपुर के लिए वैकेंसी आपने क्यों निकाली? अगर वहाँ के लिए अनुमति नहीं थी तो वहाँ के युवाओं ने भर्ती परीक्षा क्लियर की, तो अब उनको ये बात क्यों समझाई जा रही है कि आपके लिए अनुमति नहीं है? समझ से परे है। ये कैसा रेड टेपिज्म है, यानी लाल फीताशाही है, समझ से परे है दोस्तों। इंडस्ट्री लगाने के लिए आप लाल फीताशाही कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस का माहौल लगातार सुधारने के लिए आप कदम उठा रहे हैं ताकि निवेश आ सके। प्रदेश के लिए अच्छी बात है, लेकिन युवाओं की नियुक्ति में इतने प्रशासनिक अड़ंगे फिर क्यों लगाए जा रहे हैं? वहाँ से रेड टेपिज्म क्यों नहीं दूर किया जा रहा है, क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है? पहले 3 साल का इंतज़ार, फिर ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार, यानी ज्वाइनिंग लेट होगी तो आपकी कुल सर्विस का पीरियड कम होगा। सर्विस पीरियड कम होगा तो जब आप रिटायर होंगे तो PF वगैरह जो पैसा आपको मिलेगा आपकी पूरी सर्विस पीरियड का, वो पैसा कम होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हर साल हज़ारों युवा नौकरी की लाइन में लग रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो वो नौकरी के लिए अपीयर होना शुरू होते हैं। ऐसे में जो पहले से चला आ रहा बैकलॉग है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि हर साल नौकरी की लाइन लंबी होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन युवाओं का बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका कोई असर सरकार पर होता नहीं दिखता। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जब आप वैकेंसी निकालें तो ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो एक निश्चित अवधि में, एक फिक्स टाइम फ्रेम में पूरी की जाए। इससे अभ्यर्थियों में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और सरकार और प्रशासन पर भी दबाव होगा कि उसे उस अवधि में जो भर्ती प्रक्रिया है उसे पूरा करना ही होगा, नहीं तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और सज़ा के वो पात्र होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार के इन भर्तियों को लटकाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह राजनीतिक है, इच्छा शक्ति की कमी है।
आप में से किसी ने लिखा था कि कोरोना को कारण बताकर नियुक्तियां रोक दी गई हैं, जबकि 2-3 महीने बाद कोरोना शांत हो गया। सच्चाई ये है कि अब कोरोना के साथ ही हमें रहना होगा। कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, और जब जाने वाला नहीं है तो क्या हम खाना पीना सब छोड़ दें, सारे काम बंद कर दें? सरकार के सारे काम चल ही रहे हैं, तो फिर युवाओं को नौकरी देने का काम क्यों बंद है? सरकार को चाहिए कि बहाने बनाना छोड़े और नौजवानों की सुने, क्योंकि 2.5 साल बाद जब जनता और ख़ासकर युवा भूपेश बघेल से हिसाब मांगेंगे तो उन्हें जवाब देना महंगा पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपनी तकलीफ़ों और शिकायतों के बारे में लिखा है। कुछ लोगों ने निजी तौर पर संपर्क भी किया। मेरी कोशिश है दोस्तों कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे, आपकी समस्याओं पर हम कुछ जवाब ले सकें। तो मेरे हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विनती है कि वो युवाओं का दर्द समझें, रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उनको नियुक्ति पत्र दें कि वो आपके ही बच्चे हैं, आपके ही प्रदेश के युवा हैं, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों मुख्यमंत्री जी? आपकी इस समस्या से जुड़े वीडियोस मैं आगे भी बनाता रहूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको आपके लिए कदम उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।